तो आइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस क्लास 11th में एडमिशन के लिए जो होते हैं उसके लिए आज से तैयारी हमने स्टार्ट की है। मैं इस वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स का निचोड़ विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्लास 11th है के एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। वैसे तो और भी हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में खुद वो रिकमेंड करते हैं वो है एनसीईआरटी का सिलेबस। तो मैं मैक्स टू मैक्स एनसीईआरटी के मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट देने की कोशिश करूंगा। मतलब उसमें से कुछ चीजों को हमने निचोड़ा है और उसके बाद मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हमने चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हर चैप्टर वाइज में आपके सामने 9th एंड 10th क्लास की रखने वाला हूं, रखने की कोशिश करूंगा मतलब। और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ, यानी हर सेशन के बाद एक छोटा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा और बीच बीच में कभी कभी मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, तो ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है एक आइडिया मिल जाता है। बहुत मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मतलब एक अलग ही फायदे की चीज है वो, मतलब हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको हो जाएगा अगर आप इस वीडियो पे लास्ट तक टिक जाते हो तो विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, हर क्लास में एक पेन और कॉपी जो है अपना संभाल लीजिए, उसमें अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। नोट्स बना करके उसके बाद आप उसको याद करिए, फिर उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, ताकि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और क्लास अटेंड करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। चलिए, मैं वैसे तो कोशिश करूंगा कि मैं डेली लेके आऊंगा, बट अगर डेली नहीं हो पाया तो हर ऑल्टरनेट डे पे ये वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा, कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th साइंस एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। बच्चों आप सबने अभी पढ़ा होगा क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आपको पता है क्या प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, यानी जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन। अब ये नए सब्सटेंस का क्या मतलब है सर? नए सब्सटेंस का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब हम मिलाते हैं तो वाटर बनता है। जो वाटर है वो एक न्यू सब्सटेंस कहलाएगा और इसका बनना केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। उसकी वजह ये है ये न्यू सब्सटेंस क्यों है सर? क्योंकि वाटर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दिखाता ना तो ऑक्सीजन की, वाटर की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे चीनी और पानी को मिला के शरबत बनाते हैं तो शरबत एक ऐसी चीज है जो चीनी और पानी दोनों के बिहेवियर को शो करता है। तो शरबत का बनना इज नॉट केमिकल प्रोसेस, राइट। तो वहां पर जो है वो प्रॉपर्टी शो हो जा रहा है अपने जिन चीजों से बनाए मिलके बने हैं वो, मतलब जिन चीजों से मिलके बने हैं शरबत, उनकी प्रॉपर्टीज को वो दिखा रहा है। तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ और शरबत इज नॉट अ केमिकल सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं केमिकली तो जाके वाटर बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे और वाटर एक न्यू सब्सटेंस यानी केमिकल सब्सटेंस कहलाएगा। क्लियर हो के अब हम बात करते हैं ये केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अगर कहना तो ये है। अब है हमारा रिएक्टेंट, दो चीजें होती है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। और इक्वेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना, यानी कि सिंबल्स का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और केमिकल इक्वेशन सपोज हमने कहा कि कार्बन है वो ऑक्सीजन में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखो एक तो मैंने वर्ड में कह दिया कि कार्बन है ऑक्सीजन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हमने इसको सिंबल में लिख दिया। तो ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दिया इसलिए इसका नाम केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहीं भी बोल दें कि कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन है, चलेगा, इसको कह सकते हैं दिस इज द केमिकल रिएक्शन। बट क्या ये केमिकल इक्वेशन ऐसे स्टेटमेंट में लिख देना नहीं, जब तक इसको हम सिंबलाइज फॉर्म में नहीं लिखेंगे ये केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हो केमिकल इक्वेशन में दो चीजें हैं, देयर आर टू पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। एक तो लेफ्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एरो क्या बताता है सर? एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन यानी क्या मिलके क्या बना या क्या टूट के क्या बने, ये एरो बताता है हमें, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, इस बात को याद रखिएगा। ये चेंजिंग, अब देखो ध्यान रखना, इंडिकेटर्स का मतलब यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, या केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टी शो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ पहचान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा वैसे बता दूं एक चीज और कि केमिकल इक्वेशन जो है बच्चों ये दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो के? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जिसके लेफ्ट में यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम
एटम है उतने ही प्रोडक्ट साइज में नंबर ऑफ एटम हो तो हम कह देंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम अलग अलग है तो हम कहेंगे दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और एक मैं अपनी तरफ से बताता हूं रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंज इन स्टेट का बेहतर एग्जांपल है, आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हो वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है जबकि वाटर लिक्विड है, तो इस रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है। अगर हम कलर की बात करें तो आप क्या नाम है कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दो तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, यहाँ ब्लू से ग्रीन जो सॉल्यूशन है वो टर्न आउट हो जाता है। उसके बाद हम इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें, कार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या एसिड को मेटल से रिएक्ट करवा दो, कोई भी एग्जांपल आप उठा के डाल सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है क्विकलाइम, उसमें वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करते ही क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ढेर सारा क्या निकलता है सर, इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये है हमारा क्विकलाइम से लाइम वाटर बनना, ये क्विकलाइम का फॉर्मूला है, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में होता है, इसको जब वाटर डाल देते हैं तो हमारा इसका फॉर्मेशन होता है लाइम वाटर का। क्लियर बच्चों, लाइम वाटर जो है एक तरह से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट लाइम वाटर से ही करते हैं। जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, और ये पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। चलिए, तो ये था हमारा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप उठा लो उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अब है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कई तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इसमें हम पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी मैंने आपको वर्ड इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने समझाया था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन ऐसा दिखता है, दिस इज नॉट अ मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे, जस्ट एक वर्ड इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हो, इक्वेशन है तो रिप्रेजेंट भी किया गया है सिंबलाइज फॉर्म में, बट ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको इसका नाम दे देंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर इसी को हमने बैलेंस कर दिया स्केलेटल को, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहला जाता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होता है जो अनबैलेंस्ड हो, ऐसे समझ सकते हो आप। क्लियर? ओके। अच्छा, उसके बाद बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल इन बोथ साइड। कई बार आता है ना कि भाई बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानना पड़ेगा, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 क्लास में, मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, अच्छा, अब है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पे। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पे, तो सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, आप सबको क्लियर है कि भाई रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है, A प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है, तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। हम एग्जांपल की बात करें अगर, तो आप देख सकते हो एग्जांपल हमारे पास जैसे Mg प्लस O2 2MgO, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है। अभी मैंने लिखा था ना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये वाला जो रिएक्शन लिखा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी हमारा क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये भी क्या हमारा, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर? ओके। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्विकलाइम, अभी जो मैंने लिखा है क्विकलाइम से स्लेगलाइम का बनना, क्विकलाइम से स्लेगलाइम का बनना, ये ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम है, और क्विकलाइम में क्या मिला दिया हमने क्या मिला दिया, हमने पानी मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया। जैसे वाटर ऐड किया स्लेगलाइम यानी कि लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस रिएक्शन को आप देख सकते हो, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको पता है सिंगल कंपाउंड होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक होके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट ब्रेक होके बहुत सारे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एक ही होगा, ध्यान रखना। सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। आपको डेफिनेशन तो यहाँ पे याद करनी है नहीं, कंपटीशन में एक फायदा ये हो जाता है कि मैं डेफिनेशन याद करना नहीं होता। ठीक है, जनरल फॉर्म ऐसा हो सकता है कि भाई कोई कंपाउंड है हमारे पास, कोई कंपाउंड है हमारे पास, और वो कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड कुछ एबी टाइप का, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ए और बी बना लिया इसने। ठीक है, अब ये कई तरह के होते हैं, पहला हमारा थर्मल, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसा है जिसमें हीट की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं, उसका नाम हो जाएगा थर्मल। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर हम सनलाइट की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे तो हो जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब तीनों के एग्जाम्पल है, आप तीनों के एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। थर्मल की अगर हम बात करें तो थर्मल का तो खैर आपका यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हो। आप एरो पे चाहो तो हीट लिख दो या ट्रायंगल बना दो, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये तो थर्मल का एग्जांपल हो गया, तो थर्मल का एग्जांपल हो गया। क्लियर? ओके। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा है। H2O ब्रेक होता है, H2O ब्रेक होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो क्या बनाता है H2 प्लस में
O2 बनाता है बच्चों। क्लियर? ओके, इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लग जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बने बताओ, एक मॉलिक्यूल बना ना, और ऑक्सीजन के कितना मॉलिक्यूल बना, कुछ नहीं है तो 1 सर 1 मॉलिक्यूल बना। अब आप बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर रेशियो कितना है, H2 और O2 का मॉलिक्यूलर रेशियो। कई बार पेपर में आया क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं 2:1। कई बार उल्टा पूछ लेंगे O2 और H2 का मॉलिक्यूलर रेशियो बताओ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, तो आप 1:2 बता सकते हो। तो इस तरह से जनरली क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अच्छा, उसके बाद है ये एनसीईआरटी में दे रखी है, तो अगर आप चाहो तो इसको डिटेल में और जाके पढ़ सकते हो, बाकी कंपटीशन के लिए इतना मेरे ख्याल से ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में एग्जांपल आप क्या लिखोगे, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में एग्जांपल जो बेहतर है हमारा वो क्या हो सकता है बताओ। आपने सुना होगा AgCl। AgCl में अगर हम सनलाइट पास करें, AgCl में सनलाइट पास करें तो सनलाइट पास करते ही Ag और Cl ब्रेक हो जाता है, Ag प्लस Cl2 बना लेगा। और आपको पता है बच्चों AgCl जब ब्रेक होगा, आप ध्यान में इस बात को रखिएगा, याद से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो AgCl है वो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, यानी कि अगर लाइट पड़ जाए सनलाइट तो ये ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको डार्क वाटर में रखते हैं। ठीक है, Ag और Cl2 बनाता है। आपको बताऊं इसका कलर, तो ये प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT है, ये प्रेसिपिटेट, ये है व्हाइट PPT। ठीक है, और ये ब्रेक जब हो जाता है तो ये बनाता है ग्रे कलर का सब्सटेंस, सिल्वर ग्रे कलर का सब्सटेंस, प्लस में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जनरली रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नाम से क्लियर है आपको, जाहिर सी बात है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इस रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है अपने उसके कंपाउंड से। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो A है, यहाँ पे जो A है, जो बच्चों यहाँ पर A है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है। A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया और C के साथ जाके बैठ गया। देखो A किसके साथ है, C के साथ है, और इसने क्या बना लिया है, AC बना के और B साइड हो गया। इसको जरा तरीके समझते हैं। अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो साफ साफ, इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, Fe है। Fe कॉपर से नॉर्मली हाई रिएक्टिव होता है, तो Fe क्या करेगा, Fe यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो Fe कॉपर की जगह बैठ जाएगा, तो कॉपर साइड लग जाएगा हमारा। ये FeSO4 प्लस Cu, इसका कलर भी चेंज होगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना इस चीज को, अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। आपने देखा होगा पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज है, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जिंक है, आयरन है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो क्लास 10th में है, मैंने कई बार बता भी रखा है। मेरे चैनल पे शॉर्ट्स के फॉर्म में भी याद करने का ट्रिक भी बता रखा है मैंने आपको, अगर आप सर्च करना ऊपर से कि रिएक्टिविटी सीरीज लर्निंग ट्रिक GTS को आ जाएगा आपके सामने, तो ट्रिक भी समझा रहेगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर, यहाँ पर कुछ नहीं, आयंस एक्सचेंज होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कोई हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव बात नहीं, आयंस का एक्सचेंज, दो मेटल के आयन है, दोनों एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल में बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे AB प्लस CD करके कोई है रिएक्शन है, और इसमें क्या हुआ कि A ने अपने मतलब CD से अपने जगह को एक्सचेंज किया। जैसे आप देख सकते हो कि B की जगह जो है वो क्या आ गया है, D आ गया है, और जहां D था वहां पे क्या आ गया है, B आ गया है। तो क्या हुआ, जगह एक्सचेंज हुआ एक तरह से। तो आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे AgNO3 है, NaCl है। Ag पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। तो क्या करेंगे, ये सारे आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। Ag कहेगा भैया मैं Cl के साथ चला जाऊंगा, Na कहेगा ठीक है मैं नाइट्रेट के साथ चला जाऊंगा, इसलिए AgCl NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, यानी AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहला सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये है इसकी, ये आप डायग्राम में भी समझ सकते हो, ABCD वाले तरीके से। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन पहले क्या होता है, आपको बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ठीक है, अच्छा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसके बारे में सारी कहानी। ठीक है भाई, अच्छा एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से एक भी चीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा हो तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। रिडक्शन क्या होगा भाई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन, उल्टा बोल दो ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अगर एक साथ दोनों हो गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए, तो इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन पड़ जाता है बच्चों। इस रिएक्शन का नाम रिडॉक्स, और आपके एनसीईआरटी में एक बहुत बेहतर एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए। आइए देखते हैं क्या है। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, आप देख सकते हो Cu प्लस H2, Cu हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, Cu का कॉपर ऑक्साइड का, और CuH2 बनाता है। होता ये कि इसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन आकर के बैठ जाता है ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से देखा जाए तो ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, हाँ या ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन बन गया हमारा। अब हमारा क्या, कोरोजन। कोरोजन की अगर हम बात करें, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। ये बात ध्यान रखना कि कोरोजन होने के लिए, लाइक कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए
मॉइस्चर और एयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रस्टिंग इसका एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन किसी भी मेटल का हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं 3 एग्जांपल लेता हूं पेपर में एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोरोजन में जनरली जो कॉपर है बच्चों, कॉपर जो है वो नॉर्मली कोरोजन होने के बाद ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है। आयरन जो है बच्चों, आयरन वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है आयरन। ठीक है। और अगर हम बात करें जो है सिल्वर, तो सिल्वर जो है बच्चों कोरोजन के बाद ब्लैक हो जाता है। सिल्वर ब्लैक हो जाता है। आयरन की कोरोजन को हम रस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या है किस वजह से? कि कॉपर के ऊपर बेटा कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, .NH2O करके होता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है इसीलिए। और रेडिश कॉपर किससे रिएक्शन करता है? तो कॉपर किससे रिएक्शन करके खराब होगा भाई? तो कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके खराब होता है, ध्यान रखना। आयरन किससे रिएक्शन करके खराब होगा? तो एयर और मॉइस्चर से, मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खराब होगा और इसके ऊपर रेडिश ब्राउन की लेयर चढ़ेगी और उस कंपाउंड का नाम होगा Fe2O3.NH2O। Fe2O3.NH2O या XH2O जो भी है, ये रस्ट का फॉर्मूला बच्चों, चाहो तो लिख लो। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये जंग का फॉर्मूला है। इस चीज को आप चाहो तो लिख लो, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। Fe2O3.NH2O। ठीक है। और Ag ब्लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि Ag एटमॉस्फेरिक सल्फर से रिएक्शन करता है और ये बना देता है Ag2S। Ag2S, इस बात को याद रखिए। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। चांदी के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर चढ़ती है, खराब हो जाता है, आप देखा होगा ऊपर से, तो वो सिल्वर सल्फाइड होता है। तो ये याद रखिए, पेपर में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्लियर? ओके। कॉपर किससे रिएक्शन करता है वो लिख दिया कि आयरन किससे रिएक्शन करके खराब होता है और सिल्वर किससे रिएक्शन करके खराब होता है। कलर क्या हो जाता है खराब होने के बाद? कलर ये। और फिर उसके ऊपर लेयर किस चीज की होती है? तो लेयर मैंने आपको बता दिया, इन चीजों की लेयर बन जाती है। पेपर में तीनों में से, चारों में से कुछ भी पूछा सकता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने देखा कि ये वाला एग्जांपल हमारा रस्टिंग कैसे, ये जो रस्टिंग का फॉर्मूला बताया, रस्ट का फॉर्मूला वो कैसे बनते हैं देखो, Fe+O2+H2O। इन मॉइस्चर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, एयर भी चाहिए। तो Fe2O3.XH2O बनाता है। दिस इज रस्ट इन रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग होती है? ब्लैक, जैसे मैंने आपको यहां पर बता दिया। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, किसकी वजह से बताया? कॉपर कार्बोनेट की वजह से या मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने की वजह से। तो ये था हमारा कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। अब है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है सर? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स लीडिंग टू अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जब किसी भी ऑयली सब्सटेंस का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है कंटिन्यूअसली एयर के कांटेक्ट में रखने पर खाने को या फूड आइटम्स को, तो हम इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी में होता है क्या है सर? रेंसिडिटी में आप सबको पता है, रेंसिडिटी में आपको क्या है कि एडिशन ऑफ मतलब हम कैसे बचाया जा सकते हैं भाई, टेस्ट उसमें ना बिगड़े, इसके लिए हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट्स का एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम एयर टाइट कंटेनर रख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लश कर सकते हैं पैकेज, जैसे चिप्स बैग में नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है जिससे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा ये पूरे चैप्टर का एक तरह से बच्चों हो गया निचोड़। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चैप्टर का मैं आपको इसी तरह से एक नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा आप लोग, रोक रोक करके, पॉज करके। और आइए हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड पॉइंट्स ले लीजिए, लेते जाइए आप क्या क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट और क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग भी आप पढ़ लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक बार आता है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, पहचानने को आ सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैंने बताया था ना CuO+H2 था रिएक्शन में, और H2 CuO+H2 था, और क्या था हमारा CuO+H2 के अलावा एरो के बाद क्या था Cu+H2O। तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये। बच्चों याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस या रिड्यूस सब्सटेंस हमेशा रिएक्टेंट में होता है, प्रोडक्ट में नहीं देखते, ठीक है। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, रिड्यूसिंग एजेंट ये। जिसके पास ऑक्सीजन हो रिएक्टेंट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आसान तरीका पहचानने का, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बच्चों, वही रिड्यूस सब्सटेंस है, यही रिड्यूस सब्सटेंस, को लिख लेना कहीं पर। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। कोरोजन इक्वेशन मस्ट बी रिमेंबर्ड भाई, कोरोजन की इक्वेशन याद होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, मिक्स ना कर दो कई बार आप। उसके बाद डेफिनेशन बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन एवरी कॉमन, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखना। अब चलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, सीधा एमसीक्यू पे चलते हैं हम लोग। Which of the following ऑब्जर्वेशन डज नॉट इंडिकेट अ केमिकल रिएक्शन? चेंज इन कलर करता है, मैंने बताया आपको, ठीक है, तो ये भी करता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी करता है। चेंज इन साइज ऑफ सॉलिड, पता नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी तो करता है, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा है आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सी हमारा, क्योंकि ये गलत है ना। चेंज इन साइज ऑफ सॉलिड करके मैं तो आपको इंडिकेशन में नहीं पढ़ाया मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखते हैं, द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज। बैलेंस्ड इक्वेशन बताना है बच्चों, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर देखा जाए तो बैलेंस मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, तो Mg+O MgO। तो ये अनबैलेंस्ड है, वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज बैलेंस कौन है, तो ये तो अनबैलेंस्ड है, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। सेकंड Mg+O2 2MgO, Mg यहाँ पे 2 है, यहाँ Mg2 है, बिल्कुल। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, बिल्कुल, ये 2 है ना ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ये बैलेंस लग रहा है। फिलहाल अगला चेक कर लेते हैं नेक्स्ट, Mg+O2 MgO। MgO2 पहले बात, ये फॉर्मूला ही गलत है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। Mg+O2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है,
तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर विल बी व्हाट, बी हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस। व्हिच लॉ इज सैटिस्फाइड व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, कौन सा लॉ सेटिस्फाई होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मैंने अभी बताया भी था आपको कौन सा लॉ है जो बैलेंस करने में सेटिस्फाई होता है भाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ दिख रहा है, लगा दो टिक, सी हमारा हो गया। क्लियर है बच्चों, सी आंसर हमारा करेक्ट है, ये बिल्कुल नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास में इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, CO प्लस CO2 बन रहा है। अब किसका एग्जांपल है, तो ये तो आप खुद भी बता सकते हो, बताओ क्या आंसर होगा इसका जल्दी से फटाफट। इसका आंसर क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, कौन सा, तो जाहिर सी बात है सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है। क्लियर बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की बात है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग रोक करके चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लगे, आप खुद भी लिख सकते हो, कहीं पर कॉपी पे लिखते जाओ, देखो कितने आंसर सही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर चेंज्ड बिकॉज, आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में, तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, गलत है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, ये बात सही लग रही है, ये तो गलत लग रहा है। कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, कॉपर डिस्प्लेस करेगा आयरन को, जब लेस रिएक्टिव तो कैसे डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। उसके बाद नो रिएक्शन, अगर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को हटा के फेंक देगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 7 की बात करें, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस, अभी हमने क्वेश्चन करवाया था, AgCl डाउन एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, डाउन एरो, अप एरो गैस की पहचान है, डाउन एरो प्रेसिपिटेट की पहचान है, तो AgCl बन रहा है यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तो जाहिर सी बात है सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन किन चीज़ों के बारे में बताता है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल नहीं, ये तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, सॉरी गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करो, इलेक्ट्रॉन की बात करता है ना, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत है, ये आंसर ये करेक्ट है हमारा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाली बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, इन द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2Cu प्लस H2O द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, अब बताना, आप लोग अभी बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही रिड्यूस सब्सटेंस। पहचानो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, मैंने बताया था रिएक्टेंट में जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही रिड्यूस सब्सटेंस है। जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, इसमें रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, इसमें रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, बिल्कुल करेक्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा कि आप पहचान पा रहे हो, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बच्चों वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड है। रिड्यूसिंग एजेंट ये है, लेकिन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस नहीं पूछा, क्या पूछा, रिड्यूस सब्सटेंस। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यही रिड्यूस सब्सटेंस भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस सब्सटेंस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, बच्चों इसको याद रखो। क्लियर है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमारा ये है, तो यही रिड्यूसिंग, ये से रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा, तो आंसर हमारा कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, अभी मैंने क्वेश्चन बात किया था इस पे, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, तो रस्टिंग ऑफ आयरन की को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की सिर्फ, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वाटर की सिर्फ नहीं, ऑक्सीजन मॉइस्चर दोनों चाहिए, तो ऑक्सीजन एंड वाटर बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली नहीं, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही मतलब इस तरह। अब आपको लग रहा है सर ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे, पर मैं देखो यही क्वेश्चन अगर एमयू के एंट्रेंस में रखा रहेगा आपके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल बन जाएगा, आप इसमें गलत कर देते हो, प्लस हो जाते हो, बहुत प्रेशर रहता है ना उस टाइम पर। लेकिन यही प्रैक्टिस करनी है बच्चों, इसी प्रेशर को हटाना है। अभी थोड़ा वैसे क्वेश्चन में ला रहा हूँ, लेकिन जब मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लाऊंगा तो और अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें, फिर PYQ करेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बताइए। तो H2O एरो फोटोलाइटिक, देखो आप सनलाइट लिखा हुआ इसमें एरो में, तो पहले AgCl ढूंढो कहीं पर आप, AgCl यस, सी ऑप्शन AgCl का, आप देख सकते हो सी ऑप्शन है, तो AgCl वाला AgBr वाला हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इसमें Ag प्लस Cl2 बनेगा, और यहाँ देखो सनलाइट भी लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ फैट, ठीक है, सॉरी रेंसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू, रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रेंसिडिटी किस वजह से होती है, तो रेंसिडिटी की वजह बताओ, रेंसिडिटी की वजह क्या बच्चों आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। रिडक्शन ऑफ फैट क्या रेंसिडिटी होगी, नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, बिल्कुल, फर्मेंटेशन नहीं पढ़ा है, इवेपोरेशन नहीं पढ़ा, मतलब दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, याद रखना बच्चों इस चीज को, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट ये रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इनमें से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखो ना, रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा चीजें दिखनी चाहिए, प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट दिखना चाहिए। कोई है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, देखो कोई है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट, बिल्कुल सर एक ही नजर आ रहा है इसमें, तो सिंगल प्रोडक्ट वाला तो एक ही नजर आ रहा है, इसमें देखो दो प्रोडक्ट है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है आंसर, इसलिए आंसर बी हो जाएगा ये। क्लियर हो गया, बाकी देखो इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज, भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो आयन एक्सचेंज करके कुछ बताया था हमने आपको, आयन एक्सचेंज, देखो आप पॉज करके कर सकते हो उसको खुद से। आयन एक्सचेंज बताया था, देखो आयन एक्सचेंज कहाँ लिखा हुआ है, आयन एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ आयन, बिल्कुल करेक्ट, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू प्रिवेंट रेनसिडिटी। रेनसिडिटी से बचने के उपाय क्या है, तो रेनसिडिटी से बचने के उपाय क्या है बच्चों, बताया था हमने, कीपिंग फूड एक्सपोज टू एयर, बिल्कुल नहीं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बिल्कुल सही, हीटिंग कंटिन्यूअसली, नहीं हीटिंग कंटिन्यूअसली से भी सॉल्यूशन नहीं बनता ज्यादा, एडिंग ऑफ वाटर, गलत, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। वैसे ये भी हो सकता था बट जो एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है, तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी हो जाएगा, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बच्चों ये था चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको उसमें ये काम आ सकता है। क्लियर बच्चों, और इसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, और इसी तरह के सारे चैप्टर्स में वीडियो लाऊंगा आगे भी। और इस हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह से किसी एनसीईआरटी के किसी चैप्टर का एक्सट्रैक्ट के साथ, उसके निचोड़ के साथ, उसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट के साथ, कुछ एमसीक्यूज के साथ इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।